नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश मानव। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़ भारत, जिद सच दिखाने की। एक्सप्रेस न्यूज़ भारत की टीम आज जनपद शाहजहांपुर पहुंच गई है। जनपद शाहजहांपुर को शहीदों की नगरी से नाम से जाना जाता है। जो अभी पंचायत चुनाव था, पंचायत चुनाव की जो मतगणना हुई है उसमें जो प्रत्याशी जीते हैं उन्हीं में भावलखेड़ा पंचम से एक हमारे साथ प्रत्याशी हैं, उनके साथ उनके प्रतिनिधि हैं जो हमारे साथ आज बात करने के लिए, जो मेरा प्रोग्राम है मेरा गांव मेरी सरकार, तो इनके गांव में, इनके क्षेत्र में और इनके वार्ड में इनकी सरकार बनी है। सर, क्या नाम है आपका? सूरज तिवारी। अच्छा सूरज जी, अभी प्रत्याशी कौन था? मेरे छोटे भाई की पत्नी थी बबीता तिवारी। बबीता तिवारी। तो कितने वोटों से आप चुनाव जीते हैं? लगभग 700 वोटों से हम लोग चुनाव जीते हैं। क्योंकि अभी एकदम पक्का फिगर हम लोगों के द्वारा, जो एजेंटों ने हमको बताया, उसके द्वारा हम लोग 700 वोटों से जीते हैं। एकदम पक्का फिगर अभी गवर्नमेंट अपलोड करेगी, चुनाव आयोग अपलोड कराएगा तब पता चलेगा। तो कोई ये पहली बार चुनाव लड़ा है, इससे पहले कभी आप चुनाव लड़ चुके हैं? ये मेरा सीरियस गंभीरता से तो पहला चुनाव है। वैसे 2010 में मेरा पहली बार वोट बना था एक बार, तो लोगों ने बताया कि जिला पंचायत का चुनाव लड़ा जाता है, तो हम भी नए में लड़ गए। तो वो चुनाव कैसे लड़ा, क्या लड़ा, बस लड़ गए तो लड़ गए। तो वास्तव में वो चुनाव नहीं था, वो खेल की तरह था। ये सीरियस गंभीरता से लोगों ने लड़ा। ये कोई राजनीतिक बैकग्राउंड रहा हो आपका? वैसे तो कोई राजनीतिक बैकग्राउंड मेरा नहीं है अपना, लेकिन हाँ, मैडम कृष्णा राज जी यहाँ से सांसद रही हैं, भारत सरकार में मंत्री रही हैं। हमने उनके साथ काम किया है, तो वो रहा हम लोग का जो अनुभव है, वो अनुभव हमारा है। तो कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं, कौन सी पार्टी को आप पसंद करते हैं? जो पार्टी समय पर, चूँकि पार्टी में दुर्गुण आते रहते हैं, अच्छाइयाँ रहती हैं जी, तो हम लोग जो पार्टी जिस समय के अनुसार अच्छा काम करती है उसको पसंद करते हैं। और जो पार्टियाँ सब अच्छी होती हैं, उनमें लोग जो बैठ जाते हैं वो लोग खराब होते हैं। तो समय पर सब अच्छी भी रहती हैं पार्टियाँ। हम लोग अभी जो चुनाव जीते हैं वो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव जीते हैं। जनता ने हमको आदेश दिया, हम उनकी सेवा करने के लिए तैयार हैं। एक सवाल मेरा और आपसे ये है कि अभी जैसे आपने देखा होगा देश में किसान आंदोलन चल रहा है, तो किसान आंदोलन पे आपकी व्यक्तिगत राय क्या है? देखिए, मेरी व्यक्तिगत राय है कि किसान इस देश की प्रमुख धुरी है जी। अगर इस देश के विकास, इस देश के उत्थान के बारे में आपको बात करनी है तो शुरुआत कहीं ना कहीं किसान से करनी पड़ेगी। जी। किसान की हालत 70 साल में हमें नहीं लगता कभी ऐसा कालखंड रहा हो कि कोई कालखंड कहा जाए कि इस वर्ष किसान की हालत अच्छी रही हो। कोई भी सरकार आई होगी, कोई भी समय रहा होगा, सबसे निचले पायदान पर अगर कोई रहा होगा तो हमको लगता है किसान रहा होगा। तो किसान की भूमिका हमेशा देने की रही है और उसकी लागत जो होती है वो हमेशा बढ़ी रही है। इस समय किसान की लागत, कृषि लागत जो होती है, इतनी ज़्यादा बढ़ी है कि हम लोग चूँकि गांव में रहते हैं, खुद भी खेती करते हैं, तो पता चला फसल और लागत दोनों में इतना अंतर नहीं होता है कि साल भर का खर्चा चलाया जा सके। तो किसान की उन्नति होनी ही चाहिए, सरकारों को सोचना चाहिए। और कृषि बिल वास्तव में क्या है वो सरकार में बैठे लोगों को समझाना चाहिए। हमको लगता है कृषि बिल जो बनाया गया है हो सकता है कि वो अच्छा हो, लेकिन आज जो लोगों की समझ में आ रहा है उसमें इतनी ज़्यादा बुराइयां समझ में आ रही हैं कि अगर वो अच्छा है तो उनको आगे आके समझाना चाहिए। तो अभी जैसे कि आप देख रहे होंगे, अभी पंचायत चुनाव के जो रिजल्ट आए हैं उसमें क्या लग रहा है आपको कि जो किसान आंदोलन था वो भाजपा सरकार पे कहीं भारी पड़ा है? बिल्कुल भारी पड़ा है, क्योंकि हम लोग किसानों के बीच गए जी। तो सबसे पहले किसानों ने यही कहा कि हम उसको वोट करेंगे जो किसान हित की बात करेगा। क्योंकि हमारा बचपन से ही नारा रहा है जय जवान जय किसान, तो मेरे होर्डिंग पोस्टर बैनर पे भी रहा है जय जवान जय किसान, मेरे दिल में भी वही है। और इससे चुनाव से पहले भी हम 5 साल लोगों के बीच जैसे भाषण करते हैं, कुछ बात करते हैं, तो शुरुआती जय जवान जय किसान भारत माता की जैसे करते हैं। और किसानों को अच्छा लगा हमारी बात सुन के, उनको लगा ये सत्यता के लोग हैं, किसान मेरे साथ है। और ये भाजपा सरकार को भारी पड़ा, इसीलिए ज़्यादातर निर्दलीय जीते हैं। जिन्होंने किसानों की बात की है, जिन्होंने ग्रामीणों की बात की है, वही चुनाव जीत के आए हैं। तो आपको लग रहा है कि जो किसान आंदोलन चल रहा है आज, उस पे जो पंचायत चुनाव के जो रिजल्ट आए हैं वो बहुत भारी पड़े हैं? इनका कहना ये है कि ज़्यादातर निर्दलीय प्रत्याशी जीते हैं जिन्होंने किसानों की बात की, किसानों के हित की बात की है। तो जो काले कानून हैं, जो लोग बता रहे हैं कि कृषि के जो कानून हैं उन लोगों को समझाने की ज़रूरत है, बताने की ज़रूरत है, नेताओं को घर घर जाने की ज़रूरत है कि ये जो कृषि के कानून हैं वो सही हैं, उनके फ़ायदे के हैं या नहीं। तो सर, जो आंदोलन चल रहा है वो क्या उसको ख़त्म हो जाना चाहिए या कंटिन्यू जारी रहना चाहिए? देखिए, आंदोलन सभी खत्म होने के लिए ही होते हैं। अभी कोई आंदोलन ऐसा इतिहास से लेकर आज तक नहीं हुआ जो 100 साल चला हो। जी। सबसे लंबा आज़ादी का रहा आंदोलन, वो भी 100 साल नहीं चला। जी।
आंदोलन ख़त्म होगा भी, लेकिन ख़त्म होना चाहिए तब जब किसानों की या तो स्थिति सुधरे या किसानों की स्थिति को क्लियर हो। ऐसा कानून लागू हो जाएगा, आप सब लागू होने के बाद ये फ़ायदे आपको मिलेंगे। अभी किसान अधर में, वो ये डर में है कि सरकार लागू करेगी तो दंड के द्वारा भी लागू होगा। ये भी जान रहा है कि अगर लागू होगा तो हम पे ही एक तरीके से जुर्माना जाएगा, एक तरीके से मेरा ही शोषण होगा। तो अगर सरकार में बैठे लोग ये क्लियर करें कि इसके फ़ायदे क्या क्या हैं और एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 1-2 जिलों में लागू करके दिखाएं, जब लोगों को फ़ायदे होते दिखेंगे तो किसान कहीं भी ऐसा नहीं है कि वो जानबूझ के इस कृषि उनको फेल करेगा। अगर फ़ायदे दिखेंगे निश्चित तौर पर वो स्वागत करेगा और हमेशा की तरह बढ़ चढ़ के देश के विकास में भूमिका निभाएगा। बिल्कुल। तो ये हमारे साथ प्रतिनिधि थे, तो इनका कहना ये जो कृषि कानून है उनको लोगों को बताने की ज़रूरत है। सर, अब मैं आता हूँ आपके मुद्दे पे। आपने जो चुनाव लड़ा है तो आपके क्या क्या मुद्दे हैं? देखिए, हमने चुनाव जो लड़ा वो 3 मुद्दों पे चुनाव लड़ा जी। एक इस मुद्दे पे लड़ा कि जो मजदूरों का पलायन होता है जी। तो मेरे पहले भी हम लोगों के बीच बात करते थे कि भाई यहाँ का आदमी दिल्ली मजदूरी करने जाता है कितने रुपए में, 10,000 रुपये में, और बिहार और पंजाब का आदमी, हरियाणा का आदमी, बाहर का कहीं का भी आदमी इन फैक्ट्रियों में हमारे जो आसपास है मजदूरी करने आता है उसको भी 10,000 मिलते हैं। तो मेरे इन भाइयों की जो यहाँ के हैं गरीब मजदूर, उनमें क्या कमी है, क्या कमजोरी है कि वो इन फैक्ट्रियों में काम नहीं कर सकते। 10,000 यहाँ, 10 वहाँ, तो यहाँ क्यों नहीं कराते? इसलिए नहीं कराते कि ठेकेदारी व्यवस्था हावी है और वो 10,000 तो फैक्ट्री वाले से लेते हैं पर गरीबों को 6,000 देते हैं, क्योंकि वहाँ बेरोजगारी है। यहाँ वाला दिल्ली जाता है, वो 10,000 में कमरा भी लेगा, सब लेगा, तो वो गरीब का गरीब रहा, ये भी गरीब का गरीब रहा। अगर स्थानीय रोजगार मिले कि हम अब चुनाव जीते हैं तो अपने वादे के मुताबिक इन फैक्ट्रियों पर दबाव बनाएंगे कि अगर आप फैक्ट्री चलाएंगे तो हमारे ही स्थानीय लोगों को रोजगार देंगे। हाँ, कुशल अगर आपको लोग लेने हैं तो आप कुशल लीजिए, यहाँ नहीं तो बाहर के ले सकते हैं। दूसरा मेरा था कि जो रोजगार, स्थानीय रोजगार पे मेरा मुद्दा था। हमारे बच्चा कंप्यूटर सीखा, वो कंप्यूटर यहाँ सीख गया, वो जाएगा दिल्ली काम करने, वो जाएगा बम्बई काम करने। कंप्यूटर ऑपरेटर का, ये कंप्यूटर ऑपरेटर दिल्ली से लाएंगे, क्यों लाओगे भैया? जी, कंप्यूटर तो डाटा फीड कराना है ना, हमारा बच्चा फीड कर रहा है, आपको स्पीड दे रखो ना, स्पीड पे निकालो। तो इसमें भी वही है कि इनकी कॉन्फिडेंशियल चीज़ें यहाँ का आदमी जान जाएगा। तो हमारा आदमी पागल नहीं है, ज़मीन तुम्हें दे रहा है, प्रदूषण वो झेल रहा है और रोजगार आप बाहर वालों को दोगे, क्यों दोगे भैया? तीसरा मुद्दा ये था कि किसानों संबंधित ही था कि आप जब भी गेहूँ धान के सेंटर सरकार से जुड़े लोग ही लेते हैं। अमूमन कहा जाता है कि मोटर लोग लेते हैं, पर नहीं, हकीकत ये है कि 70-80% सत्ता पक्ष के लोग लेते हैं। वो इसलिए दिए जाते हैं कि आप लोगों को फ़ायदा दो। गांव-गांव सेंटर लगाए जाते हैं कि 4 से 10 गाँव में कि आप सरकारी रेट पे लोगों का धान गेहूँ खरीदेंगे, सरकार की जय जयकार लोग करेंगे कि भाई हमारा सरकारी रेट पे बिक गया, हमको थोड़ा राहत हो गई, हम दलालों से बच गए। अब चलन में क्या है, सेंटर जिसने ले लिया वो उन गरीब किसानों को नहीं खरीदता है, अपना डायरेक्ट खरीद लेता है, फर्जी कागज लगा के भुगतान करा लेता है अपने चहेते लोगों का, और बीच का मार्जिन खा जाते हैं। तो गरीब गरीब रहा और सेंटर वाले अमीर हो गए। तो मेरा है, अब चूँकि हम लोग यहाँ चुनाव जीते हैं, इस बार जो व्यवस्था हो गई, अगली बार से युवा हर सेंटर पर जाएगा, अनुमति लेंगे डीएम से, 5-10 कैमरे लगाएंगे, ड्यूटी लगाएंगे और निगरानी करेंगे कि कौन है जो वो दलालों का खरीद रहा है, कौन दलाली कर रहा है। 1 नंबर का गरीब किसान का तुलेगा, ये मेरा वादा है, चाहे हम क्षेत्र में रहें और चाहे ये दलाल मिलके हमको भगवा दें। बिल्कुल। और विकास कार्य क्या क्या करने की प्लानिंग है आपकी? देखिए, विकास कार्य हमको लगता है कि निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है जी। हम चाहें कि हम अपने कार्यकाल में इतना विकास करा देंगे कि कल कोई काम नहीं बचेगा, ऐसा नहीं है, पर अपनी पूरी क्षमता, अपनी पूरी ईमानदारी से जो ज़रूरतें मेरे सामने आती रहेंगी, लोगों की जो शिकायतें आती रहेंगी, जो हमको महसूस होता रहेगा, हम उनको कराने के लिए पूरी अपनी प्रतिबद्धता के साथ काम करेंगे। और अपनी जनता के हित में, जिन्होंने इतना प्यार दिया है कि हमको सबसे न्यूनतम खर्च में मेरा चुनाव अच्छे वोटों से जिताया है, तो इनका कर्जा उतारने में हम अपना खून और पसीना दोनों एक करेंगे। एक और सवाल सर आपसे, पिछली बार जो जिला पंचायत सदस्य थे आपके यहाँ पे, उन्होंने क्या क्या विकास कार्य कराया? आपको लगता है ऐसा कि उन्होंने कुछ कार्य किए हैं आपके यहाँ? जी, निश्चित उन्होंने कुछ ना कुछ किया होगा जी, लेकिन हमको लगता है कि उनके मुद्दे पे बात करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि राजनीति करने का तरीका सबका अलग होता है। मेरा अलग है, उनका अलग होगा, तो बेहतर होगा कि वो प्रश्न आप उनसे करें, हम क्या कराएंगे समय समय पे आप इस क्षेत्र के वोटर भी रहे हैं, आप अभी प्रत्याशी भी थे, तो आपको लगना चाहिए ना कि पिछली बार क्या क्या विकास कार्य उनको क्यों, क्या वो इस बार भी चुनाव लड़े थे क्या? हाँ, वो इस बार चुनाव लड़े थे और हमको लगता है कि कितना वोट मिला है, पर वो 6ठे 7वें 8वें नंबर पे गए होंगे। तो इससे तो जाहिर होता है ना कि कहीं न कहीं उनसे यहाँ की जो जनता है वो काफ़ी नाराज़ है, रोष व्यक्त करा है उन्होंने। यहाँ पे कोई विकास कार्य उन्होंने नहीं कराए होंगे, या जो कराए होंगे वो अपने घर के या अपने गांव के आसपास ही कराए होंगे।
इसलिए जनता ने इस बार आपको मौका दिया है। आपको तो अब आपको क्या लग रहा है कि जिला पंचायती आप चलाएंगे या बबीता तिवारी जी चलाएंगे? देखिए, हमने पहले भी कहा है कि चूँकि महिला सीट यहाँ हुई है जी तो अमूमन देहात क्षेत्र में आप पूरे ज़िले में क्या पूरे प्रदेश में जाएंगे तो 4-6 महिलाएं छोड़ के कोई महिला ऐसी नहीं मिलेंगी जो स्वतंत्रता से आपको राजनीति करती मिलेंगी, जी। क्योंकि हम सब ग्रामीण परिवेश से हैं। अगर हम लोग महिलाओं को ऐसे निकाल के छोड़ देते हैं तो निश्चित तौर पे बिना जिम्मेदारी के वो महिलाएं क्या काम करेंगी। या तो वो राजनीति शुरू से करें, घरेलू महिलाएं हैं वो सीखते सीखते ही सीखती हैं। हमने चुनाव में उनको निकाला, हमारे छोटे भाई की पत्नी है वो निकली, लोगों के बीच में जाके बात की, लौट के शाम को आके बोलती थी कि दादा राजनीति बड़ा अच्छा विषय है। लोग कहते थे राजनीति महिलाओं का विषय नहीं है, लोग अच्छे से बात करते हैं, लोग प्रेम देते हैं, लोग अपना मानते हैं। तो हमने कहा नहीं बेटा, अच्छा है, वास्तव में लोग अच्छे हैं। अगर राजनीति महिलाओं का खेल नहीं होता तो सीटें सामान्य क्यों करी जाती, महिलाएं क्यों करी जाती। आप जाइए, लोग अच्छे आपको स्नेह देंगे, खराब लोग मिलेंगे उनको अच्छी बात बताइए, वो भी अच्छे आएंगे। तो हमको लगता है चलाएगी वही, पर धीरे धीरे हम लोग को सिखाने की ज़रूरत है। हम आप मिलकर, समाज मिलकर उनको धीरे धीरे इतना कर देगा कि साल 6 महीने के अंदर हमारी जगह वो बैठ के खुद ही आपको बताएगी। तो बबीता जी अभी क्या करती हैं? गृहिणी हैं? गृहिणी है, पूरी गृहिणी तरीके हैं। से, जी। अच्छा, तो आपको क्या लग रहा है कि अब आगे और कोई बड़ा चुनाव लड़ने की प्लानिंग है क्या आपकी? जी, अभी तो जो जिम्मेदारी दी है वही जिम्मेदारी हम सही से निभा जाएं, इस जनता का कर्ज उतार सकें। आगे की जिम्मेदारी जनता जो देगी हम निभाने के लिए तैयार हैं, लेकिन अभी जो जिम्मेदारी दी है अभी मेरा पूरा फोकस है कि इनका कर्ज उतारें। अभी सिर्फ आप जिला पंचायत? सिर्फ जिला पंचायत कैसे चलती है, आज तक लोग ये कहें कि इतिहास में ऐसी नहीं चली, क्योंकि जिला पंचायत का मतलब ये नहीं है कि बोर्ड में बैठ के जो काम करें सिर्फ वही जिला पंचायत है। इन्होंने हमको वोट दिया है, इनके घर में अगर 2 किलो आटा कम है तो वो भी कहाँ से आएगा, वो जिम्मेदारी मेरी है। इनका बच्चा बीमार है, किस अस्पताल में इलाज होगा वो भी जिम्मेदारी मेरी है। इनके बच्चे का एडमिशन नहीं हो रहा है तो किस माध्यम से होगा, जिम्मेदारी मेरी है। इनका बच्चा बेरोजगार है तो कहाँ जाएगा, ये जिम्मेदारी मेरी है। हम जिला पंचायत को इस रूप में देखते हैं और मेरा वादा है कि इसी रूप में चलाएंगे। तो अभी सर, जैसे आपके यहाँ जिला पंचायत अध्यक्ष का जो अभी चुनाव होना है, इसके बाद जब से आप चुनाव जीते हैं तो तब से तो आपके पास काले आना शुरू हो गई होंगी जिला पंचायत अध्यक्ष के। हमको लगता है मेरे पास इस तरीके से कोई कॉल नहीं आई है। हमारे पास अभी तमाम हमारे जो क्षेत्र की जनता जिसने हमको इतना स्नेह दिया है उन्हीं के फ़ोन से हमको फुर्सत नहीं है। लगातार लोग हमको फ़ोन करते हैं, मेरा साइलेंट है, 10-20 मिस कॉल हो गई होंगी। सुबह से देर रात तक लोग मिलने आते हैं, क्योंकि उन्होंने चुनाव लड़ाया है, उन्होंने लड़ा है, तो उनका जो खुशी है अभी हम उसी में डूबे हुए हैं। भैया मना रहे हैं खुशी, हमको लगता है 10 दिन मनाएंगे। तो जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे? जनता को एक ही संदेश देना चाहते हैं कि जिस तरीके से आप सबने हमको प्रेम दिया, हमको स्नेह दिया, हम आपको ये कहना चाहते हैं कि हम आपके एक एक वोट का कर्ज विधायक और सांसद के बराबर देंगे। ये मेरा वादा था और ये हमने भैया कल से पूरा भी कर दिया। उदाहरण के तौर पर बताते हैं कि हमारे यहाँ दूसरी बहू है गांव की, बड़ा मानते हैं वो सब हमको गांव में लोग, तो वो गांव के प्रधान 332 वोटों से चुनी गई है। एक छोटा सा उदाहरण आपको देते हैं। आज उसने फ़ोन किया हमको कि दादा गांव में कल लड़कियों की शादी है और नाली बड़ा गंदी है, कूड़ा पड़ा हुआ है, कैसे साफ़ होगा, तो क्यों ना हम लोग श्रमदान करा लें, क्योंकि हम लोग ये करते रहते हैं कि श्रमदान करा के गाँव की सेवा करते हैं। हमने कहा नहीं बेटा, अब तुम प्रधान बन गए, अपने अधिकार जानो। हमने उसको ADO पंचायत का नंबर दिया कि आप उनको फ़ोन करो कि ऐसे ऐसे हमारे गाँव में समस्या है। बोली दादा हम पहली बार हैं, पर आप आ जाइए, हम आपके सामने ही करेंगे। उसने मेरे सामने ADO को फ़ोन लगाया कि हम बरतारा से ग्राम प्रधान बोल रहे हैं और मेरे यहाँ लड़कियों की शादी है, मुझे मायके जाना है, अगर आप नाली साफ़ कराने का जिम्मा ले लें तो मायके चले जाएँ, नहीं तो हम अपनी नालियाँ साफ़ कराएँ। और हम शादी में लड़कियों के चाहते हैं कि हमारी स्वच्छता बनी रहे। तो हमको अच्छा लगा कि ऐसी महिलाएँ जो अपनी इच्छा शक्ति से अधिकारियों से बात करेंगी, खुद प्रधानी चलाएंगी। तो जो एक चलन है कि प्रधानी कौन चलाएगा, पति चलाएगा, जेठ चलाएंगे, देवर चलाएंगे, पुत्र चलाएगा, ये दूर होगा। और ये बरतारा ग्राम पंचायत और भावलखिला 5 नंबर ये सिद्ध करेगा कि नहीं, महिलाएं अपने अधिकार खुद लेना जानती हैं, उनका संचालन खुद करना जानती हैं। बैग में हम लोग उनके साथ चट्टान की तरह खड़े रहेंगे कि जो बुरी शक्तियाँ हैं, जो गलत ताकतें हैं, उनको हम जवाब कैसे देंगे वो हम सब भाई मिलकर तय करेंगे। लेकिन बहनों और माताओं की इस क्षेत्र में चलेगी। यहाँ के सांसद, विधायक, प्रतिनिधि, सरकार से कोई शिकायत? कोई शिकायत नहीं। हमने पहले भी कहा है, सबका अपना तरीका है। जनता जो भी जनता को शिकायतें रहती हैं, 5 साल अपना बटन दबा के मोहर लगा के वो शिकायतों को दर्ज कराती है। जो अच्छा काम करते हैं रिपीट करती है, नहीं करते हैं तो 5वें, 6वें, 10वें नंबर पे पहुंचा देते हैं, वही शिकायतें हैं। योगी जी को कोई मैसेज देना चाहते हैं? नहीं, इतना बड़ा मेरा कद नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, हम उनकी कदर करते हैं और वो मेरे आदर्श भी हैं। चूँकि समय समय पर सब में बुराइयाँ आती हैं तो वो देखने का नजरिया अपना है, लेकिन अच्छे व्यक्ति हैं, इतना हम कहना चाहते हैं। सर, एक अभी लास्ट सवाल मेरा आपसे ये है कि इस समय आप देख रहे होंगे जो कोरोना काल चल रहा है उसमें कितने सारे लोग मर रहे हैं, हॉस्पिटल में ऑक्सीजन नहीं है,
बेड नहीं मिल रहा है लोगों को, टेस्टिंग नहीं हो रही है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? निश्चित तौर पे कहना चाहेंगे, अब व्यवस्थाएं कोरोना काल जो पीक पे था जी। और इस समय जो पीक पे आया, इसके बीच में इतना समय था जी। कि अगर सरकार में बैठे नुमाइंदे, सरकार के प्रतिनिधि, चूँकि हो सकता है अधिकारी को उनका काम है नौकरी करना, वो नौकरी कर रहे होंगे, जी। लेकिन जो जनप्रतिनिधि पदों पे बैठे हैं, जो अपने को मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री का विषय नहीं है, जो कैबिनेट मंत्री और मंत्री अपने आप को कहते हैं, उन लोगों को ज़मीन से लोग बताते भी होंगे कि अस्पताल में साफ बेड नहीं है, अस्पताल में दवाइयाँ नहीं हैं, तो उनको उदासीन होने की ज़रूरत नहीं थी। वो उस समय व्यवस्थाएं सरकार में रह के कराते, माननीय मुख्यमंत्री जी को कह के कराते कि हमारे शाहजहाँपुर में साफ बेड नहीं है। हकीकत तो ये है कि शाहजहाँपुर में अगर कोई आदमी बीमार हो जाए और पता चल जाए कि ये 70 साल से ऊपर का है, कोई भी अस्पताल उसको लेने को तैयार नहीं है, जिला अस्पताल में व्यवस्थाएँ नहीं हैं, इसलिए लाशों के ढेर लगे हैं और सरकार में बैठे जो नुमाइंदे हैं उन्होंने सरकार तक बात नहीं पहुंचाई, जिसका दंड आज शाहजहाँपुर की जनता भुगत रही है। और जनादेश के रूप में निश्चित तौर पे ये उनको बताएगी कि आपने जो त्रुटियां की हैं, उन त्रुटियों का ये आपको दंड हमने दिया है। जी। तो बिल्कुल ये मेरे साथ सूरत तिवारी जी थे, इनके छोटे भाई की जो बहू हैं बबीता तिवारी जी, उन्होंने चुनाव लड़ा था, उनका ये प्रतिनिधित्व कर रहे थे। मेरे काफ़ी सवालों का जवाब इन्होंने बड़ी बेबाकी के साथ दिया है और ये भाजपा सरकार पे प्रश्न चिन्ह भी बहुत बड़ा लगता है इनकी तरफ से, वो मेरी तरफ से, क्योंकि शाहजहाँपुर की जो व्यवस्थाएं हमने देखी हैं कोरोना काल में, रोज़ कहीं ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, उसका वीडियो मेरे पास आ रहा है, कहीं बेड नहीं है, कोई आदमी है किसी की मार के हत्या कर दी जाती है, तो ये स्वास्थ्य विभाग पे बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। शाहजहाँपुर के ज़िलाधिकारी पे, क्योंकि बहुत सारी शिकायतें आती हैं शाहजहाँपुर के ज़िलाधिकारी की कि 33 बार तक कॉल करते रहते हैं और उन्हें फ़ोन नहीं उठाते हैं, तो ये बड़ा सवाल है। ऐसी ही एक्सप्रेस न्यूज़ की खबरों के देखते रहिए आप। एक्सप्रेस न्यूज़ भारत, ज़िद सच दिखाने की।